नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, विभाजन में कौन कौन सी समस्याएं आई, रजवाड़े क्या है, भारत में रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ और भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया। इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं यह प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दोस्तों, यह भाषण 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आजादी से कुछ क्षण पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोस्तों, इस भाषण को भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के बाद दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह है कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए और दूसरी यह है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति बनी थी। तो ये दो बातें थी, इन पर आजादी के बाद सब लोगों की सहमति थी। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आजादी के बाद भारत के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। तो दोस्तों, पहली चुनौती थी एकता स्थापित करना। दोस्तों, भारत अपने आकार के हिसाब से एक विशालकाय देश है। यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। ऐसे में आजादी के समय हुए विभाजन के कारण सभी के मन में ये संदेह था कि क्या भारत ऐसी विपरीत स्थिति में एक रह पाएगा। दोस्तों, उस समय भारत में 565 रजवाड़े हुआ करते थे। इन सभी रजवाड़ों को एक साथ लाकर भारत के अंदर शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दोस्तों, भारत के सामने दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की थी। इसमें क्या था, भारत ने अपनी चुनाव प्रणाली और अपना संविधान लोकतंत्र के आधार पर बनाया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए इतने बड़े देश में, भारत एक विशाल देश था, भारत जैसे इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराना एक बहुत मुश्किल काम था। तीसरी थी सभी वर्गों का विकास। दोस्तों, भारत की तीसरी चुनौती विकास से संबंधित थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार ऐसी योजना बनाए जिससे सभी लोगों का समान रूप से विकास हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। इतने विविधता वाले देश में, इतने बड़े देश में सभी के साथ समानता और सभी का समान रूप से विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दोस्तों, भारत के सामने आजादी के समय ये तीन प्रमुख चुनौतियां थी। पहला, एकता स्थापित करना, दूसरा लोकतंत्र कायम करना, तीसरा सभी वर्गों का विकास। दोस्तों, अब हम भारत के विभाजन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, भारत का विभाजन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को धर्म के आधार पर किया गया था। दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा भारत के विभाजन की मांग की गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार कहा गया था कि भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों का देश है। ये दोनों धर्म एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। दोस्तों, भारत के विभाजन की क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश भारत के जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वे क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएंगे, और जिन क्षेत्रों में गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वे क्षेत्र भारत या हिंदुस्तान कहलाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ब्रिटिश भारत का कोई भी एक अकेला ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, बल्कि ऐसे दो क्षेत्र थे, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। पूर्व में बंगाल वाला क्षेत्र और पश्चिम में पंजाब वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। अब इन क्षेत्रों को एक करके एक अलग देश बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस समय नेताओं ने यह हल निकाला कि ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान कहलाएंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन दोनों में एक ही सरकार काम करेगी। दूसरी समस्या ये आई कि इन दोनों ही क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे थे
जहां पर गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र जो वर्तमान में पंजाब है, और पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो ऐसे में कहा गया कि इन क्षेत्रों का भी धर्म के आधार पर विभाजन किया जाएगा। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में से पश्चिम बंगाल भारत में शामिल कर लिया गया और पश्चिमी पाकिस्तान में से पंजाब को भारत में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत का विभाजन किया गया था। दोस्तों अब हम समझते हैं कि भारत के विभाजन के क्या क्या परिणाम हुए। तो पहला था, लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। जो भारत में मुस्लिम लोग थे उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, और जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख थे उन्हें बड़े पैमाने पर भारत आना पड़ा। बड़े पैमाने पर लोगों के साथ हिंसा की गई। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा की गई, और भारत में मुस्लिम लोगों के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा की गई। दोस्तों भारत में अमृतसर और कोलकाता में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की गई थी। इन दोनों प्रांतों में हजारों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम मारे गए थे। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। दोस्तों जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें भारत में शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, और जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गए थे उन्हें पाकिस्तान में शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। दोनों ही धर्मों की औरतों को बड़े पैमाने पर अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और उनसे जबरन शादी की गई। दोस्तों कई मामलों में तो ऐसा हुआ कि कई लोगों ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को मार डाला, ताकि उन औरतों के साथ कोई गलत व्यवहार ना कर सके। दोस्तों भारत के विभाजन के समय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस का भी बंटवारा हुआ था। दोस्तों लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था, और दोस्तों विभाजन के कारण लगभग 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और लाखों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। तो दोस्तों ये सब भारत के विभाजन के परिणाम थे। दोस्तों अब हम समझते हैं कि 1947 के साल को हिंसा और त्रासदी का साल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों 1947 के साल को हिंसा और त्रासदी का साल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन विभाजन के साथ। दोस्तों विभाजन के कारण लाखों की संख्या में लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, और लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए थे। इन सभी कारणों की वजह से 1947 के साल को हिंसा और त्रासदी का साल कहा जाता है।